नमस्ते, मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज मैं मल्टी बैगर थीम एक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें जो स्टॉक है उसमें कैपेसिटी ये रहेगी कि ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम्स एक 5 to 10 टाइम्स ये बढ़ने की क्षमता रखता है। तो ऐसे जो स्टॉक्स है उनको आइडेंटिफाई करके ये मल्टी बैगर थीम में चालू कर रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट मैं सुजलॉन का वीडियो बना रहा हूँ। तो उसमें मैं आपको इसके शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म लेवल्स और टारगेट्स ये आपको बताऊंगा, और उसके साथ साथ फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस भी करूंगा। ये पूरा एनालिसिस जो भी है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो आपको रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप आपके एंड से ये चेक कर लीजिए। अभी जैसे कि मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ, ये सुल्लोन का चार्ट है और ये वीकली चार्ट है। अभी सुल्लोन का हिस्ट्री आप सबको पता है, शायद बहुत लोगों को ये पता रहेगा कि सुल्लोन जो है एक समय पे 400 के आसपास खिलता था। बहुत अच्छी कंपनी थी, इनकी टरबाइन का बिजनेस है, विंड एनर्जी में ये है। और वहाँ से इन्होंने 400 के आसपास जब ये थे तभी इन्होंने बहुत सारे एक्विजिशन जो है वो यूरोप की कंपनियों की एक्विजिशन की और खुद की लाइबिलिटीज बहुत बढ़ाई। और लाइबिलिटीज बढ़ने के बाद इनका जो बिजनेस है वो इम्पैक्ट हो गया, और इम्पैक्ट होने के बाद बहुत साल उनको घाटा सहन करना पड़ा। अभी जब उनको रियलाइज हुआ कि ये हमने जो एक्विजिशन किया है उसमें से हमको तो कुछ प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो बहुत साल होने के बाद उन्होंने फिर वो एक रियलाइजेशन होने के बाद जितनी भी रियल एक्विजिशन की थी कंपनियां, उनको वापस उन्होंने बेच दिया। और बेच के पूरा बिजनेस जो है वो फोकस इंडिया में किया। अभी ये सब इसमें सुल्लोन का 10 साल निकल गया, 2010 से 11 साल निकल गया। 2009-10 में इसका रेट था करीबन 112-13, और ये 2007 में 8 में एक 300-400 के आसपास रेट था। अभी 2024 है तो करीबन एक 15 साल हो गए, 15 साल निकल गए, 15 साल के बीच में ये पूरा कहानी हो गई। अब कहीं पे ये आगे जाके सुजलॉन रिवाइव होते हुए दिख रहा है। अब वो चार्ट पे भी बहुत अच्छा रिवाइव होते हुए दिख रहा है। मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ कि इसमें अभी ये वीकली चार्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जब 400 से गिरा और यहाँ पे एक बॉटम बना के एक अपमूव आया था, और वो जो अपमूव आया था वो करीबन आपको 135 तक मिला था। अब ये जो पॉइंट है वो पॉइंट 30 रुपीज का था, और ऊपर का पॉइंट है 135। तो यहां से जब ये ऊपर जाने के बाद वापस ये पॉइंट के नीचे जब मूवमेंट आ गई, तो फिर यहां से आप देखेंगे 2011 से 12 साल हो गए ये रेट क्रॉस हुआ नहीं। बीच में एक बार ये क्रॉस हुआ होने करने की कोशिश की थी 2014 में, लेकिन वहां से वापस वो क्लोजिंग बेसिस पे अंदर ही रहा, और वहां से ये पूरा रिवाइवल स्टोरी यहाँ तक कंटिन्यू थी अंटिल अक्टूबर में ये 30-31 का रेट क्रॉस हो गया। अब इस दौरान यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा हेड एंड शोल्डर दिखाई देगा, जो यहाँ से ये फॉल के बाद हेड एंड शोल्डर नथिंग बट अ ट्रेंड चेंज लेवल। जैसे कि अगर ये मैं आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करता हूँ। ये ये सेकेंड लास्ट लो था, सॉरी, ये एक लो बना, इसके बाद ये एक लो बना और ये एक लो बना। तो ये जब लो बनने की प्रोसेस चल रही थी तब आप देखेंगे कि यहां से ये जो सेकेंड लास्ट लो था, ये सेकेंड लास्ट लो और लास्ट लो, इसके बीच का जो हाई था वहां पे एक मूवमेंट आ गई और ये हाई को क्रॉस कर दिया।
ये हाई को क्रॉस करने के बाद क्या हो जाता है कि एनी हाउ ये भाव जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक हमको बाय सिग्नल जनरेट नहीं होता है। तो अगर आप देखते हैं तो ये जो भाव था, ये भाव करीबन आपको मैं बताता हूं 33-34 का रेट था। अब 33-34 के बाद जब यहाँ पे ये अभी क्रॉस हो चुका है तो एक अच्छा बाय सिग्नल जनरेट हो चुका है एज पर टेक्निकल बोलो, एज पर हेड एंड शोल्डर बोलो, या तो एज पर प्राइस एक्शन बोलो, सब एंगल से इसने बहुत अच्छा बाय सिग्नल दिया हुआ है। अब इसका आगे होगा क्या? अभी जैसे कि मल्टी बैगर थीम मैंने नाम दिया हुआ है, तो मैंने तो ये जो स्टॉक्स है ये करीबन 12-13 या 15 में ही मैंने इसको मार्केट करना चालू किया था, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाया था। और 15 से आज देखेंगे तो 39 मतलब 2.5 टाइम्स तो ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है। अब इसमें ये जो सिंपल थ्योरी है हेड एंड शोल्डर की, ये शोल्डर है, ये शोल्डर है, ये हेड है, और ये अगेन एक शोल्डर है, और ये शोल्डर को आप ऐसा पकड़ के चलिए जो बहुत बड़ा ताकतवर शोल्डर है। और ये ताकतवर शोल्डर होने के बाद यहाँ पे हमको ब्रेकआउट मिला हुआ है, और वो ब्रेकआउट जो है 30 के आसपास हमको मिला हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे हमको ये शोल्डर बहुत अच्छा काम कर सकता है। इसमें और एक चीज आपको देखना है कि इसमें जो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ने कैसे काम किया हुआ है, तो मैं आपको वॉल्यूम बता देता हूं। यहां पे आप देखोगे ये जो वॉल्यूम है, एक सेकेंड ना, यहां पे आप देखोगे वॉल्यूम जो है वो इसी एरिया में है, और ये एरिया 2022 20 से लेके 2022-23 तक ये पूरा जो एरिया है वहां पे ये वॉल्यूम हो चुका है। और ये राइजिंग वॉल्यूम, ये अभी जो ये मूवमेंट आई है वो राइजिंग वॉल्यूम के साथ आई है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा साइन है, जो ऊपर की साइड में ये बहुत अच्छा चल सकता है। तो अभी जैसे कि मैं बता रहा था कि ये शोल्डर है, ये हेड है, और ये बहुत बड़ा शोल्डर है। अब जैसे कि ये डिफरेंस अगर हम लोग देखते हैं हेड एंड शोल्डर के बीच में, तो ये 33 रुपीज का रेट है, ये 33 रुपीज का रेट है, और ये 33-34 है, और ये 4 रुपया 5 रुपया के आसपास है। मैं पकड़ के चलता हूँ कि ये डिफरेंस 30 रुपया का डिफरेंस है। अगर ये 30 रुपया का डिफरेंस है तो हेड एंड शोल्डर का जो कैलकुलेशन है, मैं ये वॉल्यूम थोड़ा बंद कर देता हूँ। हेड एंड शोल्डर का जो कैलकुलेशन है, हेड एंड शोल्डर के कैलकुलेशन के हिसाब से यहां से 33 के ऊपर 30 इंटू 5 150 रुपीज, 150 प्लस आपको 34, मतलब अगर हम लोग 184, ये मेरा हेड एंड शोल्डर का टारगेट रहेगा। और उसका फर्स्ट टारगेट 3 टाइम्स रहता है, तो 30 इंटू 3 90 प्लस 134, 90 प्लस 34 मतलब 124। तो ये जो टारगेट है ये मेरे टारगेट रहेंगे जो आने वाले समय में आपको मिलेंगे। ये 134 का यहाँ पे जो ये मूवमेंट आया हुआ है, तो यह कहीं ना कहीं पे फर्स्ट टारगेट जो है यहाँ तक आ जाएगा, जो ऑलरेडी यहाँ से अगर आप देखते हो तो 30 रुपया से अगर आप देखते हो 134 मतलब 3 4 20, 4 to 5 टाइम्स हो जाता है, तो ऑलरेडी मल्टीबैगर थीम में। और नीचे से अगर आप गिनते हो तो 17-18 से, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट हो जाता है। और इसके बाद 134 के बाद 187 जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे रेजिस्टेंस के तौर पे 233 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से ये कहीं ना कहीं पे ये यहाँ पे जाके रुक जाएगा, 200 के आसपास जाके रुक जाएगा। अब ये हेड एंड शोल्डर का मैंने आपको टारगेट बताया
कि इस हिसाब से मतलब ये जो नेक लाइन है, ये नेक लाइन के ऊपर जैसे ये मूवमेंट निकली हुई है, तो आपको ऊपर की तरफ एक 3 टाइम्स में 134 सॉरी 124 और ऊपर में 187 या 190 के आसपास आपको टारगेट मिल जाएगा। ये हो गए आपके जो टारगेट लेवल है वो एज पर मैंने सिंपल चार्ट के हिसाब से बताया, हेड एंड शोल्डर और ये। अब जैसे कि आप यहाँ पे RSI देखते हो, तो RSI में मेरे हिसाब से ये 55 के ऊपर ये बहुत तगड़ा बाय आ चुका है और नीचे आने के बाद ये ऑन डिक्लाइन बाय ही सजेस्ट करता है। मैं आपको मंथली RSI बता देता हूँ, कहीं पे मंथली RSI में ये क्या करता है। तो मंथली RSI में ये 55 के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। अभी तो 53 का लेवल है, लेकिन जैसे ये 55 के ऊपर निकल जाएगा, इसके बाद आपको वो बहुत बड़ी तेजी में निकल जाएगा और मेरे ख्याल से फिर ये हमको फर्स्ट टारगेट जो है हमारा वहां तक जाने की कोशिश करेगा। अब ये मैं आपको वापस एक बार वीकली चार्ट में लेके जाता हूँ। वीकली चार्ट में आप देखेंगे तो एक चीज, अभी मैं गैन परसेंटेज जिससे हमको एक स्मॉल टारगेट्स और परफेक्ट ब्रेकआउट पॉइंट भी मिल जाएगा। जैसे कि ये लो से ये लो और ये हाई जो 34 का हाई जो है, ये यहाँ पे मैंने ये जब गैन परसेंटेज डाला तो आप देखेंगे कि फर्स्ट मेरा जो ये हाई लो का 125% मतलब 25% ऊपर का जो लेवल है, ये लेवल क्रॉस होने के बाद आपको बड़ी लेवल में मतलब बड़े पैमाने पे यहाँ पे तेजी आती हुई दिखेगी। और वो जो लेवल है वो 42 के आसपास आप पकड़ लीजिए और अभी भाव चल रहा है 39। और एक बार ये तो 40 ऊपर में जाके आया हुआ है, 42 के ऊपर जाके आया हुआ है। तो अभी ये 42 के ऊपर जाके आने के बाद मेरे ये इस कैलकुलेशन के हिसाब से अभी वो एक्चुअली जो है आपको 30 के नीचे आना नहीं चाहिए, लेकिन समझो कभी प्रेशर में आ भी गया तो 26 के नीचे ये कोई भी हाल में मेरे हिसाब से जाएगा नहीं। ये लेवल हमारे लिए स्टॉप लॉस की लेवल रहेगी 25 की, और उसके नीचे ये जाएगा नहीं। और जब भी हमको 34 से लेके नीचे 27 28 तक अगर कोई भी हाल में हमको ये नीचे आके मिलता है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बाय करने में हर्ज नहीं है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 25। और अगर 25 भी हिट हो जाता है तो फिर थोड़ा सा हमको रुक के हमको वापस एक बार मोमेंटम 34 के ऊपर आ जाएगा तो हम लोग वहां पे बाय कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये 30 से लेके 32 से लेके 28 ये जोन हमारे लिए बहुत अच्छा बाय का जोन रहेगा। और ऊपर की तरफ अगर हम लोग देखते हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं तो ऊपर की तरफ 66 का एक फर्स्ट टारगेट रहेगा, 58 का एक टारगेट रहेगा जो यहाँ से ऊपर आने के बाद रहेगा। और नेक्स्ट टारगेट जो है वो मेरे ख्याल से 74 में जाके एक बार रेस्ट कर सकता है। मतलब आपको ऊपर में जाके 74 एक अल्टीमेट टारगेट रहेगा, 66 से लेके 74 ये एक जोन रहेगा जहां पे जाके एक बार वापस लोन जो है वहां पे जाके रुक सकती है। अभी यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट टर्म लेवल्स भी बताया, स्टॉप लॉस भी बताया, 32 तक आने की चांसेस है ये भी बताया, क्योंकि पहले का जो ये ट्रिगर पॉइंट है ये 30 का है। आप समझ के लीजिए कि 30 के आसपास ये अभी भी आ सकता है। अब मैं थोड़ा सा आपको इसको फंडामेंटल समझा देता हूँ, इसके फंडामेंटल्स क्या है। अब जैसे ये फंडामेंटल्स में मैंने ये सुजलॉन एनर्जी ओपन किया तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि मार्केट कैप 53,000 करोड़ का है, टॉप पी जो है 143 का है जो बहुत ज़्यादा है, और ईपीएस जो है 0.45 करोड़, मतलब सिर्फ 45 लाख का ईपीएस है। मतलब एक शेयर के पीछे ये 0.45 लाख ही कमा रहा है। तो यहाँ पे ईपीएस कम है और पी बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये रेट बढ़ना है तो आपको क्या करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये ईपीएस आगे जाके बढ़ना चाहिए और पी जो है कम होना चाहिए। पी का कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद क्या होता है
कि जैसे ये पी अभी ये बहुत बड़ा हुआ है, अगर मैं ये मैक्स लेवल पे जाता हूँ तो पी अभी 143 के आसपास है, और प्रीवियसली ये 155 के आसपास एक बार था, जो 2012 की बात है। अगर 2012 में ये हाईएस्ट 2012 में अगर हम लोग देखते तो 2012 में हाईएस्ट पी जो था ये रेट में था करीबन यहाँ पे। तो वहां से ये नीचे आया तो पी भी नीचे आया था। एक मिनट ना, ये पी भी नीचे आया था, और पी नीचे आने के बाद ईपीएस भी नीचे जा रहा था। इसके वजह से क्या हुआ कि आपको वहां पे रेट नीचे आते हुए दिखा, क्योंकि पी नीचे आ रहा है, ईपीएस नीचे आ रहा है, तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो दोनों का कॉन्ट्रैक्शन में रेट तो नीचे आना लाजमी है। तो ये दोनों नीचे आते गए, और उसके बाद क्या हुआ कि बहुत लंबे समय तक ये ईपीएस जो है ये निगेटिव टेरिटरी में चल रहा था। अब ईपीएस जो है पॉजिटिव टेरिटरी में मई के बाद आ गया। अब मई के बाद अगर आप देखते हैं चार्ट में, तो मई के बाद यहाँ पे आपको देखेंगे जून के आसपास यहाँ पे मूवमेंट चालू हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ये ईपीएस पॉजिटिव में आ गया, मैं आपको बताता हूँ ईपीएस जो है, अभी ईपीएस जो है 0.29 का, मई में ईपीएस था 0.16, मतलब ये जो है 0.16 से 0.29 का ईपीएस हुआ है, तो 50% से बढ़ रहा है। अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट लॉस में देखते हो तो ईपीएस जो है ये ईयरली बेसिस पे 0.17 था, -0.17 था मार्च 22 में, और उसके बाद 23 में जाके देखा है तो 2.28 हुआ था। वो ईपीएस यहाँ पे बढ़ा था क्योंकि अदर इनकम ज़्यादा आया था, और बाद में ये फेयर वैल्यू जो 0.44 की अभी दिख रही है वो ईपीएस की बहुत फेयर वैल्यू है। तो इस हिसाब से देखते हैं तो ईपीएस जो है अभी राइजिंग मोड पे है, और ये जब राइजिंग मोड पे आ जाएगा और पी जो है कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ लीजिए, पी का कॉन्ट्रैक्शन जब हो जाएगा तो पी आपको नीचे आते हुए दिखेगा, करीबन 110 के आसपास इसका पी आते हुए दिखेगा। अगर हम लोग 10 साल का या तो 5 साल का पी देखते हैं तो मीडियन पी जो है वो 109 के आसपास है, और अगर मीडियन पी 109 है और समझो ये पी मीडियन पी में 109 के आसपास आ गया, तो 109 और अभी जो पॉइंट ये जो ईपीएस है 0.29, ये कहीं पे जाके अभी जो यहाँ पे ईयरली हमने ईपीएस देखा था वो 0.44 है। तो जब ये ईपीएस 0.45 के आसपास जाएगा तो हमको 49 का रेट आते हुए दिखेगा। मतलब क्या हुआ कि जब ये ईपीएस बढ़ेगा और ये पी कॉन्ट्रैक्शन होएगा तब ये मार्केट में हमको रेट बढ़ते हुए दिखेगा। तो जैसे जैसे ये ईपीएस बढ़ेगा पी नीचे आएगा और हमको ऊपर की तरफ रेट आते हुए दिखेगा। लेकिन अब ये कहीं पे ये जो जोन है यहाँ पे आपको मैं बताऊं 42 से लेके 30 तक का जो जोन है वो जोन में कहीं पे हमको थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, और अगर ये 42 के ऊपर निकलता है तो कहीं पे जाके ये 66 से लेके 42 ये बीच में थोड़ा सा मूवमेंट दिखेगा, लेकिन हमको थोड़ा सा स्लो मूवमेंट दिखेगी। अब स्लो मूवमेंट दिखेगी तो इन ये 66 रेट जाने तक क्या हो सकता है, तो 66 का रेट जाने के लिए आपको पी जो है वो 100 के आसपास आनी चाहिए, और ईपीएस जो है करीबन हमको 0.60 के आसपास जाना चाहिए, और ईपीएस 0.60 के आसपास आराम से जा सकता है। अभी 0.44 है, और 0.60 जाने के लिए वो सिर्फ 20 से 30% का ग्रोथ लगेगा। 30% का ग्रोथ से यहाँ पे 0.60 आराम से आ जाएगा, और ग्रोथ परसेंटेज 30% बोलेगा तो इसमें बहुत कम मैं बोल रहा हूँ, तो कहीं पे 100 का पी और 60 का ईपीएस 0.60 का ईपीएस आपको ये आराम से 60 से 66 का टारगेट दे सकता है। तो ये ईपीएस और पी का तो हो गया। अब जैसे कि ये कंपनी का सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे
रिजर्व इनका तगड़ा है। और यहाँ पे मैं आगे लेके चलता हूँ। एक कंपनी रिड्यूस, इन्होंने जो जितना भी कर्जा था, जैसे कि मैंने बताया कि जितने भी एक्विजिशन किए थे इन्होंने वापस एक बार सोल्ड आउट कर दिए और कंपनी को स्ट्रीम में लाया। अब जैसे कि आप देखते हो कि सेल्स जो है, कंपनी का जो सेल्स पहले बहुत ज़्यादा था 2012-13 में, क्योंकि उन्होंने वो पूरा एक्विजिशन किया था। उसके बाद इनका सेल्स रिड्यूस हो गया और अभी सेल्स जो है वो स्टेबल है, 6000 3-4 साल से 6000 का स्टेबल सेल्स है। जबकि मार्च 2021 और मार्च 2020 से ये डबल हो चुका है। तो यहाँ पे ये स्टेबल हो गया। इसके बाद इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो स्टेबल हुआ है और नेट प्रॉफिट जो है वो राइजिंग मोड पे है। तो नेट प्रॉफिट राइजिंग मोड पे जाने के बाद आप देखेंगे एक चीज़ तो ये हो गई। इसके बाद इनके जो रिजर्व जो है, यहाँ पे आप देखेंगे इनका जो 12,000 करोड़ का ये था, माइनस में था रिजर्व। जो इनका बोरोइंग बहुत ज़्यादा था, बोरोइंग 13,000 करोड़ का था और 12,000 करोड़ का इनका रिजर्व था, तो वो ऑब्वियसली ये माइनस में ही जाने वाले थे। तो ये इस हिसाब से आप देखेंगे तो अभी का पहले 2023 में अगर सब देखते हैं तो अभी ये लोग 12,000 माइनस से 690 प्लस में आ चुके हैं और इक्विटी भी इन्होंने बढ़ाई हुई है। तो सॉरी, इक्विटी भी 2,700 की हुई है और 690 रिजर्व हुआ है और इन्होंने जितना भी बोरोइंग था, जितना भी कर्जा था वो इन्होंने निकाल दिया है और सिर्फ 146 करोड़ का कर्जा बचा हुआ है। तो ये कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हो चुकी है और ऊपर की तरफ निकलने के लिए रेडी है, रेडी टू ब्लास्ट ही है। मैं ये बोलूँगा कि इस हिसाब से अगर देखते हैं तो बहुत अच्छा इन्होंने क्लीन अप किया हुआ है। कैश फ्लो थोड़ा सा निगेटिव है, लेकिन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो देखते हो तो रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग और प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग और ये जो लास्ट में इंटरेस्ट गया हुआ है, इसके वजह से आपको कैश फ्लो निगेटिव दिखता है, नहीं तो ये कैश फ्लो भी पॉजिटिव में हमको दिखता था। अभी इसके बाद देखते हैं तो प्रमोटर्स इनके 13% है, DIA FIS की भी इन्वेस्टमेंट है। तो उस हिसाब से देखा जाएगा तो ये जो 20 और 30 जो ओवरऑल प्रमोटर के पास 34% ही है, बाकी सब पब्लिक के पास है। लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम इनकी प्रॉपर देखते हैं तो ऑर्डर बुक देखते हैं तो सुज़लोन की हेल्दी ऑर्डर बुक है, जिसमें आपको 2023 में 1613 मेगावाट का था इनका ऑर्डर बुक। इसके बाद सुज़लोन ने 50.4 मेगावाट और उनको ऑर्डर मिला। सुज़लोन का ऑर्डर बुक इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू ग्रोइंग विथ फोकस ऑन क्वालिटी ऑर्डर्स एंड बेटर मार्जिन्स। इसके बाद ऑर्डर्स 2024 में पाइपलाइन में है अभी भी। और एक मिनट, द विंड कैपेसिटी इन द आउटस्टैंडिंग बिड्स इज मोर देन 11 गीगावाट आउट ऑफ 13 गीगावाट। इसके बाद आपको मैं बताता हूँ, company's order book for FY24 and FY25 is 1.6 gigawatt with further orders expected to be split between 25 और 26। मतलब इनके जो एक्सपांशन के प्लान्स है वो बहुत अच्छे हैं और इनको ऑर्डर्स मिलते जाने वाली है। आगे चल के ये बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है अगेन। इसके बाद आप देखेंगे फाइनेंस कॉस्ट इनके रिड्यूस हो चुके हैं। इसके बाद बैलेंस शीट स्ट्रांग हो चुकी है। Focus is on achieving the lowest cost per kilowatt hour in wind energy generation। तो wind energy generation में ये लोग लोअर कॉस्ट अचीव करने की ऊपर पूरा फोकस किया हुआ है। कंपनी बिलीव्स दैट देयर 2 मेगावाट एंड 3 मेगावाट टर्बाइंस कैन ऑफर अ लोएस्ट कॉस्ट पर किलोवाट हावर कंपेयर टू 5 मेगावाट टर्बाइंस। और इसके बाद आप देखेंगे
Blade manufacturing capacity can be increased based on demand. OMS business continue to do well, 40.3 gigawatt capacity in India. और इस हिसाब से सब जगह इनकी एक्सपेंशन के प्लान्स है. कैपेक्स प्लान्स फॉर मोल्ड्स आर ऑन ट्रैक. Suzlon is ready to leverage the market opportunity arising from the energy transition. और यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन में अडानी का 5 मेगावाट टर्बाइन का MNRE का उनका प्रोजेक्ट है, लेकिन सुजलॉन ने कहा है कि सुजलॉन फोकस इज ऑन इट्स ओन कैपेबिलिटीज एंड डिलीवरिंग क्वालिटी ऑर्डर्स. और Chinese equipment suppliers have advantages in the terms of input cost, but the industry faces challenges in terms of capability building projects and execution. अब guidance में Suzlon aims to add 4.5 to 5 gigawatt FY24 and 6 to 7 in FY25. Offshore projects अभी इनका ये नहीं है, मतलब offshore projects are not in immediate concern, but Suzlon is developing technology for offshore turbines also. The revenue proportion from 2 megawatt to 3 megawatt turbines is expected to be mixed with ratio around 2.1 and slightly different. अब जैसे कि ये मैंने आपको सब इनके नोट्स बता दिए, तो ऑल इन ऑल सुजलॉन का जो है मेरे ख्याल से ये बेस्ट मल्टीबैगर हो सकता है. 10 टाइम्स इसमें होने की कैपेसिटी है. तो मैं आपको बोलूँगा कि आप आपके एंड से चेक करके सुजलॉन के लिए आप सोच सकते हो. तो आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. जय हिंद, थैंक यू.